दिल्ली के नेपसराय थाना इलाके में एक 60 वर्षीय पति ने अपनी तकरीबन 50 वर्षीय पत्नी को हथौड़ा मार करके हत्या कर दी। उस वक्त घर में जो शख्स मौजूद था, मृतका की बहू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किरण जी आप लोगों के साथ कितने सालों से रह रही थी और ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपके जो ससुर हैं उन्होंने आपकी सास की मार करके हत्या कर दी? मैं तो अभी 4 साल पहले आई हूँ सर, शादी करके। मैं उनके साथ से 4 साल से रह रही हूँ दिल्ली में। वो रहती थी बस, और मेरे हस्बैंड बिहार में जॉब करते थे। हम लोग वहीं रहा करते थे। वो मम्मी अकेली रहती थी, मम्मी और उनकी एक बेटी थी, वो रहा कर, हाँ वो यहाँ पे रहा करती थी। उसके बाद पापा बिहार में रहते थे। 10 साल बाद मतलब करीब वो यहाँ आए थे। उनकी माँ की देहांत हो गई थी अप्रैल में, तो हम सारे परिवार वहाँ गए थे। उसके बाद मम्मी से उनकी बातचीतें हुई, सब चीज़ हुई। फिर उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगी, तो इसीलिए वो फिर मम्मी दादी की डेथ वेथ हो गई, सब चीज़ क्रियाक्रम हो गया। उसके 4 महीने बाद पापा यहाँ आ गए, बोले मैं आऊँगा। मम्मी को बस आने के बाद वहाँ चलिए, वहाँ रहिए, वहाँ करिए। मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी। अभी नहीं जाऊँगी मैं वहाँ पे, मेरे बच्चे हैं, मेरा लड़का गया है वहाँ पे, वो सेट हो जाएगा अच्छे से, बढ़िया से सब चीज़ करेगा। मेरी पोती है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, दिखा रही हूँ। अभी बहू को भी पढ़ाना है मुझे, उसको कुछ करवाना है, पैरों पे खड़ा करना है। वो कुछ नहीं मानते थे, वो केवल कहते थे नहीं चलिए आप बिहार में रहिएगा, चलिए आप बिहार। हाँ वो बस एक ही चीज़ कहते थे। हाँ वो मना करती थी। तो फिर 1 तारीख को वो वापस आए, फिर क्या हुआ? 1 तारीख को वो आए, फिर यहाँ रहे 2-3 दिन। खाना वाना प्रॉपर खाते थे, रहते थे, उसी रूम में सोते थे दोनों, गेट लगा के मतलब सोया करते थे। और मेरी नंद वगैरह ने मतलब बोला था मम्मी का ध्यान रखना, भाभी अच्छे से, पापा का भी ध्यान रखना, खिलाना पिलाना। तो जैसा आप बता रही हैं कि वो खाते भी यही थे, सोते भी यही थे, तो बीते 5 तारीख की रात को क्या हुआ इस कमरे में कि नौबत यहाँ तक आ गई कि जो है वो हथौड़ा मार दिया? नौबत यहाँ तक इसलिए नहीं आई सर, उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं थी। वो सोने भी जाते होंगे तो वो भी यही कहते होंगे बिहार चलो, बिहार चलो। आपको क्या याद आ रहा है 5 तारीख की रात की? अगर हम बात करें घटना की बात करें तो घटना की क्या याद आ रहा है? घटना से पहले मैं मम्मी से मिली, मम्मी की पैरों की मालिश कर दी। पापा को भी मैंने बोला पापा लाइए आपका भी पैर का मालिश कर देती, पापा ने बोला था। उसके बाद बोला नहीं आप जाइए, सो जाइए, अपना गेट लगा लीजिएगा और आराम से सोइए, आप जाइए। उसके बाद मैं 12 बजे करीबन सो चुकी थी। अगर मैं सोई, फिर 3-3:30 बजे अंकल ने फ़ोन किया, पानी आ रहा है बेटा, पानी भर लो। मैंने बोला ठीक है अंकल, इतना बोल के इन्होंने बोला गेट क्यों खुला है, मैंने ये सुना नहीं, मैंने काट दिया। मैं भी उठी तो गेट खुला था। मेरे को लगा पापा कहीं गए होंगे, बोल रहे थे। गेट की चाबी देखी, मैंने अच्छा बोल रहे थे वो कहीं जाएंगे, ऐसे घूमने फिरने जाते थे, वो भजन उजन करते रहते थे। फिर ये भी गेट खुला था आधा। उसके बाद नीचे छींटे पड़े थे जो, तो मुझे लगा वो हम रंग होता है ना, वो होगा, तो मैंने पहले इग्नोर कर दिया। फिर मैंने गेट लगा दिया, फिर मैंने फ्लश करके देखा, टॉर्च जलाया फ़ोन का, फिर देखा मैंने तो वहाँ पे खून पड़े थे। मतलब खून किसके आ गए, मेरे को पहले लगा कबूतर मर गया होगा, घुस गया होगा अंदर से। फिर मैंने मम्मी पे टॉर्च जैसे जला के देखा तो उनका सिर बिल्कुल फटा पड़ा था, उनका मांस गिरा हुआ था नीचे, और खून से बिल्कुल लथपथ थी वो, जैसे सोई थी बिल्कुल उसी पोजीशन में थी। मैं उनको देख नहीं पाई, मैं दौड़ के गई अंकल के पास, दरवाजे बजाए बहुत देर, अंकल सब दौड़ के आए, फिर उन्हें देखा। आपके पापा तब तक कहाँ जाते हैं? हाँ वो 1:45 बजे करीब निकल चुके थे, सीसीटीवी में जैसे बताते हैं। अच्छा, उनका वेशभूषा परिधान वगैरह भी कुछ अलग लग रहा था? मतलब सर जैसे उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, क्या वो भी अलग लग रहे थे या जो पहन करके आए थे जैसा पहनते थे यहाँ? देखा कैसे पहन के गए वो कह रहे हैं अंकल सर लाइट कलर ऑरेंज था, उन्हें यहाँ पे आया गया तो उनको कपड़ा भी दिलाया। कपड़ा भी मेरी नंद ने जाके बोला पापा आप आए हो अच्छे से,
कपड़े उपड़े लो पहनो। मैंने बोला पापा आप आए तो कम से कम 2-3 कपड़े तो ले आते नए नए। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा कोई बात आप लोगों को आभास हुआ था जब ये 5 दिन यहाँ पर थे, तो आभास नहीं। मुझे बिल्कुल आभास नहीं था मुझे इस चीज़ का। नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं। उन्होंने एक दिन पहले बस यही बोला था, मतलब पापा क्या करिएगा ये सब इतना। बोला बेटा कुछ काम है, मैं काम करूँगा ना तो आपको बताऊँगा बेटा, आप बस। मेरे पापा क्या काम है, काम बताइए ना। पोती को खिलाइए, देखिए उसको। बाबू को एक दिन स्कूल भी छोड़ने गए, सब चीज़ किए। तो उसके बाद फिर बैठ जाते थे। वो मेरी मम्मी का ही खाली कहते थे बेटा मम्मी को समझाओ, बोलो गांव जाएगी। मैं बोला अच्छा ठीक है पापा, मैं बोलूँगी मम्मी को। आपको क्या चाहिए पापा, आपका तो बेटा है, बहू है, पोती है, बेटी, अब तो इसको देखिए ना, मम्मी में क्या रखा है। लड़ाई झगड़ा भी हुआ था या मारपीट? कोई लड़ाई नहीं, मारपीट कुछ नहीं। मम्मी बोलती थी वो शांत हो जाते थे। फिर बोला अच्छा ठीक है मम्मी से नहीं बोलेगा। वो पूछे मोटर कहाँ से चलता है, मम्मी ने बोला किचन से। तो फिर दोनों में लड़ाई हो गई उस समय। मम्मी ने इतना ही बोला कि किचन से चलता है, तो मम्मी बोले किचन से कहाँ चलता है। मैं बोली मम्मी अभी चलिए मैं बता देती हूँ। तो बोले आप हमसे बातें नहीं करते अच्छे से, लड़ते हैं बस। तो मम्मी ने बोला देखो कमल हम कुछ बोले बेटा, तब हम पापा को डांट दिए। तो यहाँ बिहार में क्या काम करते थे वो, कुछ इसके बारे में पता है आप लोगों को? नहीं बिहार में क्या करते थे तो ये जो पता होगा। ये जो एक बात कही जा रही है, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि वो जो उनकी जो वेशभूषा थी वो साधु वाली, साधु बन के रहते थे। वो 10 साल से करीबन 11 साल से अलग थे जहाँ तक मुझे पता है। वो अलग रहा करते थे। वो बोलते थे जो है बस भगवान के चरणों में रहिए, अब भगवान के अलावा कोई नहीं है, ये मोह माया कुछ नहीं है दुनिया में, त्याग दो। तो बिहार में भी वो इसी वेश में? हाँ वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे। वो एक फटा हुआ कुर्ता पहन के आए थे, तो मम्मी ने बोला ये सब मत पहनिए यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने अपनी लड़की को बोला कि रोमा इनको दिला देना कपड़ा बेटा। तो वो रोमा ने दिला के लाया इनको। साधु के भेष में उनको रहना पसंद था बस सब। हाँ वो भजन उजन करते थे, यहाँ भी आए थे तो भजन करते थे, भजन गाया करते थे, हमसे पूरे दिन बातें करते रहते थे। हाँ मम्मी को लेके ही बस। हाँ मम्मी को समझाओ बेटा। मतलब पापा समझाएंगे, आप आए हैं अच्छे से रहिए। अभी आप लोगों की क्या डिमांड, मतलब क्या मांग रखना चाहते हो आप? अब तो ये घटना हो गई, पुलिस लगातार जो है वो छानबीन ढूंढ के ला दीजिए कहीं से, यही डिमांड है हमारी। अभी उनको ढूंढ के ला दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए बस। उनसे हमें यही खतरा लगता है। अच्छा अभी भी आप लोगों को खतरा महसूस हो रहा है? हाँ मुझे उनसे इसलिए खतरा लगता है, मेरे हस्बैंड पे भी अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से कहते हैं बस उन्हें ढूंढ के उनको सजा दिला दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए ये है वो चश्मदीद हैं, वो इस वक्त घटना के वक्त यहीं इसी कमरे में मौजूद थी और इस कमरे में जो है वो घटना को अंजाम दिया आरोपी ने। और अब यहाँ पर जो पीड़ितों की मांग है वो यही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो परिवार है वो अभी भी डर सता रहा है, ये अभी भी डर के साए में जी रहा है कि कहीं वो वापस आकर के फिर से किसी घटना को अंजाम ना दे दे। मृतका किरण झा की बेटी रोमा झा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रोमा जी आप बताइए, आप अपनी माँ के साथ बहुत नजदीक थी, क्या ये आपको आभास हुआ कि जब 1 अगस्त को आपके पिता बिहार से आए अपनी माँ के साथ, आपकी माँ के साथ रहने के लिए, तो क्या वो पूरा प्लान बना करके आए थे कि उनको यही हत्या को अंजाम देना है? सर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बाप मेरी माँ की हत्या करने आ रहा है। मेरा बाप मुझे पोट के रखा, उसने मुझे फुसला के रखा, क्योंकि वो जानता था कि अपनी माँ के सबसे करीब रोमा है, बेटा भी नहीं है, वो इस चीज को जानता था। उसने ये बोला कि मुझे अपनी बहू की पोती की याद आती है रोमा, मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तेरे से मिलने आ रहा हूँ। मैं पापा आ जाओ, आपको भी खाने पीने की दिक्कत होती है, क्योंकि अप्रैल में मेरी दादी खत्म हो गई, वो करती थी। पर वो आदमी शुरू से हिंसक था, मेरी माँ को पहले भी वो मेरी माँ को हिंसा से मारना चाहता था, मारपीट करता था पहले बहुत ज्यादा। 10 साल से हमने बोला कि मम्मी हमारे पास ही रहेगी, तुम्हारे पास नहीं रहेगी। उसने मुझे पोट के वो यहाँ पे आया, लेकिन जब वो आया था स्टेशन पे तो उसके पास एक थैला था और वो थैला बहुत भारी था। मैंने अंदाजा नहीं लगा पाया कि मेरे पापा उसमें क्या, बाप बोलने के लायक नहीं, मेरे पापा उसमें क्या लेके आया है। मैंने थैला उठाया, उसमें एक मैंने प्लास्टिक की चादर मंगवाई थी,
अपने घर के लिए, नीम चौक के लिए। मैंने बोला पापा आप चादर निकाल लो कार में यहाँ पे बाहर। जब उतरे मैंने पापा आप चादर मेरी दे दो, मैं लेके चली जाऊंगी। उन्होंने 2 मिनट सोचा, फिर कह रहे मैं रूम पे जाके दूंगा यहाँ पे। अगर वो चादर निकालते तो मुझे पता चल जाता उसके अंदर वो हथौड़ा लेके आए। मुझे आज ही आभास हुआ जब मेरी भाभी ने बोला कि आपको पता नहीं चला कि उसके पास हथौड़ा था। वो 2-3 दिन मम्मी से रो रो के बोलता रहा, गा गा के बोलता रहा मेरे साथ बिहार चल बिहार चल। वो पहले से ही मम्मी को मारना चाहता था, वो बिहार ले जाके मारना चाहता था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से दूर था। उसको पता था यहाँ पे टेक्निकली ज्यादा वर्क हो सकता है इस केस के ऊपर। लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने अपना मोटिव पूरा कर लिया कल परसों रात में। मतलब वो पहले से ही बिहार से ही प्लान करके आया था सर। वो प्री प्लान था, सब कुछ प्री प्लान था। और इसमें मेरे इतने बड़े पापा है, कारेलाल मेरे बड़े पापा है, उसका पूरा सपोर्ट है इसको। उसके सपोर्ट से इसने ये सब किया है। मुझे हथौड़ा भी साथ में लेकर के आया। हथौड़ा वो बिहार से लेके आया था। जैसे मैंने स्टेशन पे उसके पैर छू के मैंने उससे थैला लिया, मैं एक साइड झुक गई। 2.5-3 किलो का ऊपर से था वो। मैं एक साइड झुक गई। मेरा ऑपरेशन का शरीर है, मैं नहीं देख पाई, मैं जान नहीं पाई कि इसके अंदर ये क्या लेके आया है। अभी सुबह मेरी भाभी ने बोला कि उसने हथौड़ा खरीदा नहीं है। तब मैंने दिमाग लगाया कि हाँ अगर ऐसा होता, अगर वो नहीं लाता तो वो मेरी जो चटाई देता तो उसके में सिर्फ हथौड़ा दिखता, मैं देखती समझ जाती कि। अभी आप लोग क्या मांग कर? अभी मैं यही मांग करती हूँ कि कैसे भी उसको पकड़ लो आप, नहीं तो वो मेरे भाई को भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। क्यों? वो हम दोनों से नफरत करता है, क्योंकि हम दोनों अपनी माँ के पास रहते थे, माँ से प्यार से व्यवहार करते थे। मम्मी को मैडम मैडम बोलता था, जलता था उससे। आप लोगों ने कभी पुलिस से शिकायत की थी इससे पहले? हम लोगों ने कभी पुलिस से शिकायत नहीं की, क्योंकि आप जानते हो मेरा भाई इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। आपने देखा ही है, वो इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता। और हम लोग भी अपने मम्मी भी कभी नहीं चाहती थी। ये उन्होंने मरने के रात के दिन उसको मुझे भेजा हुआ उन्होंने इस आदमी को खाना खिलाते हुए। ये देखिए उसी रात की वीडियो है, ये उसी रात की है, ये खाना खा रहा है, वीडियो है पूरी सर। ये आदमी साधु के भेष में रहता है, आप देख लोगे, कंठी साधु की तरह। पंडित वो हम लोग पैंथिल ब्राह्मण है, पीछे से टीका, और इसने पीले रंग का वो पहन रखा है, कुर्ता पहन रखा है। वजन में कम है ये आदमी। तो ये अभी साधु के वेश में थे या फिर कई सालों से ही? ये कई सालों से ऐसा ही था। इसको पैसा जमा करना था, मेरी माँ से कमवा के पैसा जमा करता रहा। ये कभी कमाता नहीं था, ये भीख मांगता था। और हमारी जो भी जमीन जाल है बिहार में, उससे पैसा जो आता वो अकाउंट में रखता। ठीक है, तो देखिए मांग ये है परिवार की कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगता है कि वो प्लानिंग करके बिहार से आया था ये हत्याकांड को अंजाम देने? नहीं, मुझे इसी चीज़ की खबर नहीं थी सर, क्योंकि मैं उनके साथ सिर्फ 5 दिन से ही रही। उन्होंने बस मेरे से पूछा कि मतलब मैं कुछ काम करने आया हूँ, मैं उसको पूरा करके तब। तो हथौड़ा अपने साथ लेकर के आया था? शायद मैंने उनका बैग चेक नहीं किया था, उन्होंने अपना बैग उठा के रख लिया। उनका बैग उठा, एक प्लान की बू आ रही थी कि ये वो चला था, यही हत्या करने के इरादे से ही वो आया था यहाँ? नहीं, ये सब बिल्कुल मेरे को नहीं आ रही थी। ठीक है, तो देखिए ये परिवार है जो कि जिनका कहना है बेटी का, जो कि जब वो गई रिसीव करने के लिए और जब झोला थैला उठाया तो उसमें जो है वो हथौड़ा मौजूद था, जिससे जो है वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया और एक प्री प्लानिंग की साजिश के तहत जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली।